सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका दोस्त DS राठौड़ आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 10 की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 9, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसे समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भोली नाम की एक लड़की है। ये जो स्टोरी है के अब्बास ने लिखी है और ब्रिटिश टाइम के समय की बातें हैं इसमें। तो इसमें गांव का एक नंबरदार है, वो जो सब है वर्ड मीनिंग्स वगैरह मैं पिछले में बता चुका हूँ। तो गाँव का जो नंबरदार है रामलाल, उसके 7 बच्चे रहते हैं, इसमें 4 लड़कियाँ होती हैं। उसमें सबसे छोटी भोली होती है। भोली के साथ बचपन में एक ट्रेजेडी हो जाती है। जब वो 10 माह की थी तो वो सिर के बल गिर गई थी और जब वो 2 वर्ष की थी तो उसके पूरे शरीर पे चेचक के दाग हो गए थे। तो न तो वो सुंदर थी और न ही वो इंटेलिजेंट थी, वो बिल्कुल ही भोली थी, बिल्कुल ही सीधी थी। तो गांव के तहसीलदार के कहने पर जो उसके पिताजी हैं वो उसे गांव की कन्या स्कूल जो उसी साल खुली थी उसमें भर्ती करवा देते हैं। टीचर उससे बड़ा प्रेम से व्यवहार करती है और उसके प्रेम पूर्वक व्यवहार को देखकर उसके मन में एक उम्मीद जग जाती है और टीचर उसको एक बुक भी देती है और वो उससे वादा लेती है कि भाई तुम रोज़ स्कूल आओगी। और उसके बाद सालों साल बीत जाते हैं। अब हम देखेंगे आगे भोली के साथ क्या होता है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उनका जो गांव था वो एक कस्बे का रूप ले चुका था, छोटा कस्बा बन चुका था। और गांव का जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था, गांव का जो छोटा प्राइमरी स्कूल था, बिकेम ए हाई स्कूल, वो एक हाई स्कूल बन चुका था। और देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, और उनके गांव में एक टीन शेड के नीचे एक सिनेमा भी आ चुका था। एंड एक कॉटन गिनिंग मिल, और उनके गांव में एक कपास से बीज अलग करने की एक मिल भी खुल चुकी थी। तो गिनिंग का मतलब होता है कि कपास से उसके बीज को अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड गिनिंग मिल। चुने हुए कपास को और साफ़ करने की जो मिल थी वो भी खुल चुकी थी उनके गांव में। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप, और जो मेल ट्रेन जो थी, मेल यानी डाक गाड़ी जो थी, वो उनके गांव में रुकने लगी थी। यानी कि उनके गांव का जो स्टेशन था वहाँ पर अब जो मेल गाड़ियाँ थी वो भी रुकने लगी थी एट देयर रेलवे स्टेशन। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, डिनर के पश्चात या शाम के भोजन के पश्चात रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा देखिए, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मुझे विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए? यस सर्टनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली जो है उसे ऐसा दूल्हा कहाँ मिलेगा, वो तो बड़ी भाग्यशाली है, वो तो बहुत ही भाग्यशाली होगी कि उसके लिए ऐसा दूल्हा आया है। इतना समर्थ, वेल टू डू का मतलब समर्थ या पैसे वाला। ए बिग शॉप, देखो उसकी एक बड़ी सी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने बैंक में कई सैकड़ों जो पैसे हैं वो जमा भी कर रखे हैं। सेवरल थाउजेंड्स, हजारों रुपए उसके बैंक में जमा हैं। ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो कोई दहेज भी तो नहीं मांग रहा। भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि दहेज भी तो नहीं मांग रहा वो कोई। दैट्स राइट, हाँ तुम सही कहती हो। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना यंग नहीं है, इतना जवान नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, और लगभग उतनी ही उम्र का है जितनी उम्र का मैं हूँ। तो रामलाल उससे कहता है कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, वो लगभग उतनी ही उम्र का है जितनी उम्र का मैं हूँ। एंड ही आल्सो लिम्स, वो थोड़ा लंगड़ाता भी है। लिम्स का मतलब लंगड़ा के भी चलता है। मोreover, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी जो पहली पत्नी से जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी पत्नी ने उसे जवाब दिया। 40 और 45 और 50, 45 का होगा या 50 का होगा,
इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। आदमी के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। देखिए हमारे भारतीय समाज में भी एक कहावतें होती हैं कि भाई आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये सब प्राचीन कहावतें हैं। तो उस वक्त जो लड़कियों और लड़कों की आयु में जो डिफरेंस होता था, उस डिफरेंस को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो और क्या होता था कि एक बुजुर्ग के साथ भी एक बच्ची का विवाह कर दिया जाता था। तो उसकी जो माँ, जो स्वयं एक औरत है, वो उस चीज़ का समर्थन कर रही है कि भाई क्या है, 45 का होगा या 50 होगा, भाई आदमी की भी कोई उम्र थोड़ी देखी जाती है। वी आर लक्की दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। और वो उसके जो शरीर के ऊपर जो चेचक के दाग हैं उनके बारे में नहीं जानता, और उसकी कम बुद्धि के बारे में भी नहीं जानता, या उसके भोलेपन के बारे में भी नहीं जानता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है वो अपने पूरे जीवन अविवाहित ही रह जाए या उससे कोई और शादी करे ही नहीं। तो देखिए माँ बाप को तो ये चिंता लगी रहती है कि भाई हम अपने मरने से पहले अपने जो बच्चियां हैं उनकी शादी, बच्चों की शादी कर जाएं। तो उसकी माँ को भी यही चिंता तो रही होगी, या उसके पिताजी को भी यही चिंता रही होगी। तो उन्होंने जो दूल्हा जो था उसकी उम्र और उसके लंगड़ाने के उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो पर उसके पिताजी कहते हैं कि पर मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि भोली इसके बारे में क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस से, अरे वो बेबुद्धि की या बिना बुद्धि की क्या कहेगी, उसकी पत्नी ने कहा। शी इज़ लाइक ए डम काऊ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मटर रामलाल। रामलाल मन ही मन बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और उसी आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट। भोली जो थी वो अपनी खाट पर जागी हुई लेटी थी, यानी कि उसको नींद नहीं आई थी, और लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने माँ बाप की जो धीमी आवाज़ में जो बात कर रहे थे या फुसफुसा रहे थे आपस में, उसे वो सुन रही थी। यानी कि अपने माता पिता की पूरी बात वो सुन रही थी। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। विशंबर नाथ जो था वो एक ग्रोसर था, मतलब जो परचूनी की दुकान चलाते हैं या जो घर गृहस्थी का जो सामान देते हैं उसकी दुकान थी। विशंबर नाथ की ग्रोसर थी, बढ़िया था वो। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। और विशंबर नाथ बहुत सारे दोस्तों की बारात लेकर आया था। बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अपने साथ दोस्तों की एक बड़ी बारात लेकर आया। एंड रिलेशंस, दोस्तों की, सगे संबंधियों की एक बहुत बड़ी बारात लेकर आया। विद हिम फॉर वेडिंग, शादी के लिए। एंड ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। और आगे ही आगे एक बैंड चल रहा था, ब्रास बैंड चल रहा था। ब्रास बैंड जो हमारे यहाँ शादियों में जो बैंड यूज़ होता है उसे ब्रास बैंड कहा जाता है। तो आगे ही आगे एक ब्रास बैंड चल रहा था जो भारतीय फिल्मों की धुनों पर गाने बजा रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा जो विशंबर नाथ जो स्वयं था वो एक सजे हुए घोड़े के ऊपर सवार था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच ए पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और उसकी शानो शौकत को देखकर रामलाल भी बहुत अत्यधिक खुश था। उसे भी, मतलब गांव के सामने उसकी भी नाक काफ़ी ऊंची हो गई थी क्योंकि शादी बड़ी शानदार हो रही थी। उसकी शानो शौकत को, उस पॉम्प एंड स्प्लेंडर को देखे, पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है कि शानो शौकत को देखकर रामलाल भी अत्यधिक खुश था। He had never dreamed that his 4 daughters would have such a grand wedding. और उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी जो पुत्री है उसका विवाह इतनी धूमधाम के साथ होगा। भोली elder sisters who had come for the occasions were envious of her luck. और भोली की जो बड़ी बहनें जो थी, जो इस अवसर पर या शादी के अवसर पर आई हुई थी, क्योंकि सब बहनों की शादी हो चुकी थी, सब अपने अपने ससुराल में थी, तो शादी पे तो उनको आना ही था। तो जब वो उन्होंने इस
शानो शौकत को देखा तो उन्हें भी भोली के जो भाग्य था उससे ईर्ष्या होने लगी। When the auspicious moment came, और जब वो शुभ घड़ी आई, द प्रीस्ट सेड, तो पुजारी ने कहा, जो शादी करवा रहे थे, पंडित जी फेरे करवा रहे थे, उन्होंने कहा था, क्या कहा देखिए, ब्रिंग द ब्राइड, कि दुल्हन को ले आओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली एक लाल रंग की सिल्क की ड्रेस में या रेशमी ड्रेस में लिपटी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, उसे अग्नि के पास दुल्हन के स्थान तक लाया गया। गार्डलेन द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, दुल्हन को माला वरमाला पहनाओ, तो विशंबरनाथ के एक दोस्त ने उसे उकसाया। प्रॉम्प्टेड का मतलब प्रेरित किया कि भाई ऐसा है, दुल्हन के गले में माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, अब दूल्हे ने क्या किया कि पीले रंग के गेंदे की फूलों की जो माला थी वो उसे पहनाने के लिए उठाई। तो देखिए अचानक क्या होता है, देखिए, द वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और वहाँ जो आसपास जो औरतें थी उनमें से किसी एक औरत ने उसके जो दुल्हन के चेहरे से जो रेशमी जो घूंघट था उसे थोड़ा सा पीछे सरकाया वरमाला डलवाने के लिए। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, और बिशंबर ने जल्दी से उसके ऊपर एक नज़र डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और जैसे ही उसने भोली को देखा, जो उसके हाथ की जो माला थी वो हाथ में ही रह गई, लटकी रह गई। पॉइज्ड का मतलब लटकी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और ब्राइड ने या दुल्हन यानी भोली ने धीरे से जो घूंघट था वापस अपने चेहरे के सामने ले लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो अब देखिए जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा तो एकदम से जो विशंबर था वो सकपका गया। तो उसने उसके बगल में जो दोस्त खड़ा था उसे कहा कि क्या तुमने इसको देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, अरे इसके चेहरे पे तो चेचक के दाग हैं। सो वाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसके दोस्त ने कहा भाई क्या हुआ, तो अगर चेचक के दाग है तो तू कौन सा जवान है, तू भी तो बुढ़ा है भाई, और उसके तो चेचक के दाग ही देख रहा है, तू तेरी उम्र तो देख भाई, इसके बराबर के तो तेरे बच्चे हो रहे हैं। खुद की तरफ तो देखता नहीं है, उम्र भी हो गई, लंगड़ा भी रहा है और इसके तुझे चेचक के दाग दिखाई दे रहे हैं। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। अब देखिए विशंबर ने चाल चली। विशंबर ने कहा ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मैं इससे शादी करूं तो इसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल उसके पास पहुंचा और उसने अपनी पगड़ी उतारकर दूल्हे के कदमों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, टेक 2,000 रुपीज़, आप 2,000 रुपये ले लीजिए। नो, 5,000, 5,000, और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, थोड़ी तो दया कीजिए, थोड़ा तो सोचिए, थोड़े तो कंसीडर कीजिए। प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं कभी भी गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, या गांव वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। देन आउट विद 5,000, तो ठीक है, तो 5,000 रुपये निकालो, अगर तुमको ऐसा लगता है तो 5,000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, ये सुनकर रामलाल के चेहरे से आंसू टपकने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और पैसे उसने
गिने। देखिए आज के समय में 5,000 की वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस समय की ये स्टोरी लिखी हुई है उस समय 5,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में, उस समय में लोगों को जो सैलरी ही 3-4-5 रुपए मिलती थी, उस समय 5,000 रुपये अपने आप में बहुत बड़ी रकम थी। और उसने पैसे गिने। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा, यार उसके पास 5,000 रुपये आए कहाँ से? तो मैं पहले आपको बता दूं कि वो गांव का नंबरदार था और उसको टैक्स को कलेक्ट करके अंग्रेजों को डिपॉजिट करवाना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास टैक्स का पैसा रखा हुआ ही होगा। तो उसने उन पैसों में से 5,000 रुपये नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट ब्राइडग्रूम्स फीस्ट। और उसने वो जो नोटों का जो बंडल था, 5,000 रुपये का जो बंडल था, वो दूल्हे के चरणों में रख दिया। ऑन बिशम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल। और उन पैसों को देखकर लालची बिशम्बर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई। विजयी यानी कि वो अपने आप को विजेता समझ रहा था और उसे लगा था कि मेरा जो दांव था वो बिल्कुल सही गया है। ही हैड गैम्बल्ड। उसने तो एक जुआ खेला था एंड वॉन, और वो जीत गया था। मतलब उसे इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि उसने तो एक दांव खेला था, एक जुआ खेला था, और इस दांव को वो जीत गया था। उसने तो एक चाल चली थी, उसको तो कोई परेशानी भी नहीं थी उस शादी से, क्योंकि ऑलरेडी उसे तो एक यंग लड़की से उसकी शादी हो रही थी, तो उसे कोई ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसने तो एक दांव खेला था, उसने तो जुआ खेला था और वो जीत चुका था। गिव मी द गार्लैंड। और उसने बड़े ही गर्व से कहा कि लाइए मुझे माला दीजिए। ही अनाउंस्ड। उसने घोषणा की कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट वापस सरका। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन अब की बार उस दुल्हन की जो आंखें थी वो नजरें नीची नहीं थी। यानी कि पिछली बार जब उसका घूंघट सरका था तो उसकी नज़रें नीची थी, लेकिन अब की बार जब घूंघट सरका तो उसकी आंखें या उसकी नज़रें नीची नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। वो बिल्कुल सीधा देख रही थी, वो ऊपर देख रही थी, और उसकी जो आंखें थी वो अपने प्रोस्पेक्टिव यानी होने वाले दूल्हे पर थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में देयर वर नाइदर एंगर नॉर हेट। न तो गुस्सा था, न तो घृणा, न नफरत थी। ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट। एक बिल्कुल ठंडी घृणा उसके मन में उस दूल्हे के प्रति थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड। बिशंबर ने पहनाने के लिए माला को उठाया। बिशंबर रेज द गार्लैंड, बिशंबर ने माला को उठाया। टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। दुल्हन की गर्दन के चारों ओर माला पहनाने के लिए उसने माला उठाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोली हैंड स्ट्रक आउट ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। भोली का हाथ उठा और वो माला से टकराया और माला सीधी आग के अंदर जाकर गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वो खड़ी हो गई और उसने घूंघट फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। अब देखिए, अब जो वो भोली भोली नहीं रही थी, अब भोली बिल्कुल हकला नहीं रही थी। तो बिना हकलाए हुए बिल्कुल स्पष्ट आवाज में उसने कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर। उसके पिताजी, माताजी, बहन जी, भैया जी, उसके रिश्तेदार जी, उसके पड़ोसी जी वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। वो तो बिल्कुल भौचक के रह गए जब उन्होंने देखा कि ये भोली तो भोली नहीं है, भोली तो गोली बन गई है। और वो तो बिल्कुल बिना हिचकिचाए बोल रही थी या बिना हकलाए बोल रही थी, पिताजी टेक बैक योर मनी। पिताजी ऐसा कीजिए, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक।
रामलाल तो बिल्कुल ही भौचक्का रह गया। थंडरस्ट्रक का मतलब उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, सारे के सारे मेहमान जो थे वो कानाफूसी करने लगे। विस्पर का मतलब कानों में कुछ 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 करने लगे। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है, सो अगली, कितनी कुरूप है, एंड सो शेमलेस, और कितनी बेशर्म है। मतलब हर कोई भोली को कोसने लगा कि कितनी बेशर्म है, कितनी कुरूप है। भोली, आर यू क्रेजी? बोली, क्या तू पागल हो गई है? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तू तेरे परिवार का अपमान करना चाहती है या अपने परिवार को शर्मिंदा करना चाहती है? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, तुझे क्या हमारी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल है? फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। पिताजी, आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इस लंगड़े बुढ़े आदमी के साथ शादी करने को तैयार हो गई थी। भाई, आपकी इज्जत की परवाह करके ही तो मैं इस लंगड़े और बुढ़े से शादी करने को तैयार हो गई। बट आई विल नॉट हैव ए सच मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे घृणा की जा सके, घृणा योग्य, हेटेबल। तो उसने कहा कि लेकिन अब ऐसा है पिताजी, मैं इस लालची, इस नीच, इस घृणा योग्य कायर पति के साथ मैं शादी नहीं करूंगी, या मैं इसे अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। अब देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों की भी कहने की बारी आ गई। तो उसके जो पड़ोसी जो थे या रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंद, अब वो आपस में कानाफूसी करने लगे, चिल्लाने लगे कि देखो कितनी बेशर्म लड़की है, हम तो ये सोचते थे कि ये तो बिल्कुल ही हार्मलेस डम काऊ है, बिल्कुल ही निर्दोष गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। अब भोली को गुस्सा तो आ ही रहा था, तो वो एकदम वायलेंटली, बिल्कुल उग्र होकर उस महिला की, उस बूढ़ी महिला की तरफ पलटी जिसने उसे ये बात कही थी। यस आंटी, हाँ चाची जी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम डायमंड काऊ, आप सब ने तो ये सोचा था कि मैं तो गूंगी, बिना बोलने वाली, जहाँ ले जाओगे वहाँ जाने वाली गाय हूँ मैं तो, जहाँ मुझे घसीट के तुम पटकोगे मैं तो वहाँ चली जाऊंगी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तो तुम मुझे इस हृदय विहीन प्राणी की सुपुर्द करना चाहते थे। यानी कि ये आदमी नहीं है, ये तो पत्थर है, इसमें तो कोई दिल ही नहीं है ये। बट नाउ द डम काउ, द स्टेमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, आपको कुछ और सुनना है? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब ये देखकर विशंबरनाथ भी घबरा गया, क्योंकि भोली का पारा 7वें आसमान पे था। तो विशंबरनाथ द ग्रोसर, उसने वापस लौटने की तैयारी कर ली, यानी वापस जाना शुरू कर दिया, लौटने लगा। विशंबरनाथ बारात वापस लौटने लगी। अब देखिए, बाहर जब वो अंदर सब प्रोग्राम चल रहा था, तो बाहर जो बैंड वाले थे, या जब वो लौटने लगे, तो बैंड वालों ने सोचा यार शादी बड़ी जल्दी हो गई, और हो सकता है विदाई हो रही हो। तो द कंफ्यूज बैंड मैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, उन्होंने तो सोचा भाई शादी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, तो वे विदाई गीत बजाने लगे। तो जैसे ही उसने विशंबरनाथ वगैरह इनको सबको, बारातियों को वापस आते देखा, तो जो बैंड वाले थे वो एक विदाई गीत बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड, रामलाल तो बिल्कुल बेचारा जड़ हो गया था, क्योंकि जिस
बेटी की शादी को वो असंभव मान रहा था, कि उसको लग रहा था कि यार ये भोली की तो कभी शादी होगी ही नहीं। फिर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी और उसको बड़ा गर्व हो रहा था कि एक शानो शौकत वाली बारात आई थी, जिसे देखकर वो फूला नहीं समा रहा था और गांव में उसको सोच रहा था मेरी बड़ी इज्जत होगी। जब अचानक सारा ये कार्यक्रम घटा तो वो तो हक्का बक्का रह गया, वो तो बिल्कुल ही जड़ हो गया, वो हिल ही नहीं पाया टू द ग्राउंड। वो तो बिल्कुल ही जड़ हो गया, मतलब ज़मीन में धंस गया एक तरह से। हिज हेड बोर्ड लोड विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसका जो सिर था वो दुख से और शर्म से जमीन में झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो विवाह वेदी थी या वहाँ पे जो हवन कुंड की जो अग्नि थी वो भी धीरे धीरे बुझ गई, धीरे धीरे कम होते होते वो बुझ गई। एवरीवन वाज गोन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, व्हाट अबाउट यू? लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तो तुमसे कभी भी कोई शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। फिर सुलेखा ने उससे जो बात कही वो बिल्कुल ही शांत आवाज़ में और स्थिर होकर एक बात कही। क्या कही देखिए, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज, और आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूँगी, जैसे लड़के सेवा करते हैं वैसे मैं आपकी सेवा करूँगी और उसी गांव के स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ा है या बहुत कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम? मैडम क्या ये सही बात नहीं है? द टीचर हैज़ ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। जो टीचर जो शादी में आई हुई थी वो सारा तमाशा देख रही थी एक कोने में खड़ी होकर। उसने भी ये पूरा तमाशा देखा था। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ भोली, क्यों नहीं, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और आज उसकी जो मैडम थी उसको उसके ऊपर गर्व हो रहा था, क्योंकि उसने अपने साथ हो रहे अन्याय को सहने से मना कर दिया था। उसने समाज के में अब सबके खिलाफ खड़ी होकर उसने स्वयं एक निर्णय लिया था। तो टीचर को उसको ऐसा लग रहा था, वो उसको उसकी जो टीचर जो थी उसको एक गहरी सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था। और वो सेटिस्फेक्शन वैसा ही सेटिस्फेक्शन था जैसा किसी चित्रकार को अपना चित्र पूरा होने पर प्राप्त होता है। यानी कि उसकी टीचर को लगा था कि आज मैंने इसको जो शिक्षा दी है ये शायद शिक्षा इसको आज सबसे ज़्यादा काम आई है और आज ये संपूर्ण रूप में एक जागृत नारी बन चुकी थी। और उसे देखकर उसकी जो शिक्षिका थी या उसकी जो टीचर थी उसे बड़ी ही संतुष्टि महसूस हुई। और उसी प्रकार संतुष्टि महसूस हुई जैसे किसी कलाकार को अपने चित्र को पूरा करके महसूस होती है। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त हुआ। देखिए बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और मेरे ख्याल से सभी लड़कियों को जो अन्याय उनके जो महिलाएं हैं उनको जो जब उनके साथ अन्याय होता है तो उन्हें भी इस प्रकार के अन्याय के साथ खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले तो लाइक कीजिए, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में इस वीडियो को दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने में मदद मिले। और देखिए हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक और कमेंट करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।